नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूडिंग की शुरुआत करते हैं। इटली के अपुलिया में आयोजित 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, खत्म नहीं, अभी एक दिन और बचा जहां है। पर सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची थी हमारी। और इस दौरान सम्मेलन के समापन के बाद में चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी रोम पहुंचे हैं, जहां पर चैनल हेड रोम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पर पहुंचे हैं। यहां पर चैनल हेड ने कार्यक्रम के समापन और पीएम नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यों की जानकारी भी शेयर की है। तो आप देख सकते हैं काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे काम खत्म नहीं, अभी एक दिन और बचा है। और हम लोग आप देखिए कि हमारी बस छूट गई है। और बस छूटने के बाद हमसे एक हमारे क्योंकि आज दिन भर हम लोगों ने साथ में काम किया, तो मेरे एक साथी जर्नलिस्ट हैं, मैं वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो हमें छोड़ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और हम लोग बस अब काम खत्म करके के दिन भर, क्योंकि आज मोदी जी भी आज वो जो हमें जानकारी दी गई कि वो चले जाएंगे। और इसी चक्कर में हम लोग जब यहाँ लेट पहुंचे, जब हम पहुंचे तो हमारी बस जा चुकी थी। अब हम अपने किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें छोड़ें, देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं। तो हमने जैसे आपसे बताया था कि हमारी बस तो छूट गई क्योंकि हम लेट हो गए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के आने और तमाम आज जो आयोजन थे। और यहाँ पे हमको काफ़ी लेट पहुंचे, जो हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में रुके थे। और हमने हमारे आपसे जैसे हमने रिक्वेस्ट की, आप देख सकते हैं ये 2 इटालियन जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने फिर हमें इस बात के लिए इन्होंने हमें ड्रॉप करने के लिए इन्होंने हमें अपना गाड़ी में हमें इनको मौका दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंसानियत सब जगह है, चाहे वो इटली हो चाहे वो भारत हो, अच्छे लोग सब जगह मिलते हैं। और हमें भी अच्छे लोग मिले जो कि हमको छोड़े, वरना अब हमें न टैक्सी मिलती। और पुलिस ने बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा ये हमें खुद नहीं पता था। तो हम कह सकते हैं कि चाहे हमारे देश की अपनी ऐसी संस्कृति है, हमारे प्रधानमंत्री जी की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के भी अगर इटली के प्रधानमंत्री के प्रति अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो उनका एक स्वभाव है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे काम खत्म नहीं, अभी एक दिन और। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी रोम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रोम में हो रहे सूर्यास्त को भी दिखाया और साथ ही समुद्र के पास का नजारा भी दिखाया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो हमने रोम में आपको तमाम ऐतिहासिक इमारतों से आपको रूबरू कराया, वहाँ के स्वाद को रूबरू कराया। स्वाद वहाँ का नहीं, स्वाद तो हमारे भारतीय जो व्यंजन थे उसको लेके हमने आपसे रूबरू कराया। अब हम रोम से यहाँ से काफ़ी लगभग बहुत दूरी पे तो नहीं, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे आए हैं। और ये जो शहर है, इस शहर में खास तौर से मैं आपको दिखाएं, यहाँ पे हमें जब जानकारी लगी कि यहाँ बीच भी है, लेकिन पहले आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी से कृपया एक बार दिखाएं। ये सनसेट का टाइम है इस समय जो। देखिए सनसेट कुछ भी कह लीजिए, हमारे देश का जो सनसेट है उसकी सनसेट की तुलना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। भले ही पर्यटक तमाम पूरे विश्व में चले जाएं और बात करें कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सनसेट उनसे बेहतर उस देश में था या उस देश में था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि हमारे जैसे देश का जो सनसेट है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। ये देखिए कितना साधारण सा सनसेट लग रहा है। और अब मैं चाहूँगा कि देखिए ये यहाँ पे लोग हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस समय मैं आपको सबसे बड़ी बात बताते चलूँ कि यहाँ पे इस समय 8:15 बज रहे हैं। 8:15 और 8:15 बजे का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। सूरज अभी डूबा नहीं है, ये सिर्फ 8:15 बज रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए यहाँ पे। और मैं चाहूँगा तो एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहाँ से कि कैसे यहाँ पे लोग हैं। 8:15 बजे का समय है। देखिए समुंदर भी आपको इतना सुंदर नहीं दिख रहा होगा। हमारे यहाँ के जो समुंदर हैं वो विशाल और बहुत खूबसूरत है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते थे कि हमारे जो बीचेस हैं वो सच में बहुत बेहतरीन है। ये जो बीचेस हैं आप देखिए, आपको इस पूरे व्यू में हम लाख आपको इस व्यू की खूबसूरती को वर्णित करेंगे, लेकिन जितनी खूबसूरती आपको हमारे बीचेस में, जैसे खास तौर से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो देश के हमारे बीचेस हैं उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। मालदीव्स की बीच को लेकर के जब एक थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन आप देखिए मैं चाहूँगी पूरे इसको व्यू को दिखाएं यहाँ से। और देखिए कितने यहाँ पे हमें थोड़ा सुकून सा तो लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता, वो जो आकर्षण है हमारे अपने देश के बीचेस का, समुद्र का, वो हमें आपको इस रोम से मात्र 35 से 40 किलोमीटर दूरी पे ये छोटा सा एक शहर है जो बीच के पास है। ये हमने सोचा यहाँ के बीचेस को हम देखें, लेकिन वो सुंदरता नहीं दिख रही है। लेकिन आपको ये नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हम इटली में हैं, तो आपको यहाँ पे अपने तमाम ऐतिहासिक नज़ारों को दिखाते हुए देखिए आसमान भी यहाँ कितना साफ है। हाँ, ये इस बात को लेकर मैं कह सकता हूँ कि पॉल्यूशन यहाँ नहीं है। ये हम अपने इस देश में थोड़ा सा जिसमें हम इनसे पीछे हो जाते हैं वो ये है
कि यहाँ पे जो आसमान है वो इतना साफ है, पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। और अभी देखिए 8:15 बजे लोग यहाँ पे, पर्यटक भी आपको दिख रहे हैं किस प्रकार से पर्यटक यहाँ पे, अब हालांकि अब जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पे जो सूर्य है वो अस्त होते हैं और ये पूरा नज़ारा है। लेकिन हमने सोचा कि आपको ज़रूर दिखाएं। आप रोम आइए, मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहूँगा, लेकिन बीचेस, समुंदर के पास आपको वो नज़ारा नहीं दिखेगा जो हमारे अपने देश का है। अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, रोम, इटली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा सिर्फ नाम ही नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। आग की लपटों में किताबें भले ही जल गई हों, लेकिन वो ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र जी, विभिन्न देशों के एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के वीसी, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उपस्थित साथियों, मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में
हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज
पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में
दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो, इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईआईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वुलुंगोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।